नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं कादम्बरी। अभी संपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे के दौरान नवनिर्मित विज्ञान संग्रहालय का लोकार्पण किया है और जय कांडलिया पौड़ी महोत्सव का शुभारंभ भी किया है। इस अवसर पर उन्होंने जनपद के लिए करीब 110.55 करोड़ रुपए की 19 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और इन योजनाओं से सड़कों, पर्यटन, शिक्षा, खेल व अन्य क्षेत्रों को मजबूत मिलेगी। वहीं कांडलिया महोत्सव की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण मंच बताया गया है। संस्कृति का बहुत बड़ा महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी लोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, हमारे बच्चों को भी आने जाने का अवसर मिलता है, तो हमारी विरासत भी आगे बढ़ती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास, उसको भी उस मंत्र को भी ये साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम करता है। और इससे निश्चित रूप से अन्य जो हमारे यहाँ की अन्य गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों को लोगों को भी जो है इसमें सहभाग करने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए हमने कहा है कि आने वाले वर्षों में ये महोत्सव और भव्य तरीके से हो। अभी पौड़ी नगर पालिका इसका आयोजन सरकारी महोत्सव के रूप में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, मुख्यमंत्री जी का आज जय कांडलिया पौड़ी महोत्सव में उद्घाटन समारोह में उन्होंने शिरकत की। काफ़ी टाइम से उनका लंबित चल रहा था। दो बार पहले भी शरदोत्सव में भी वो आना चाह रहे थे, लेकिन मौसम की वजह से नहीं आ पाए। इससे पहले कांडलिया महोत्सव में आना चाहे थे, लेकिन कुछ ऐसा लास्ट मोमेंट पे काम पड़ गया कि वो नहीं आ पाए। लेकिन बहरहाल आज आए हैं और बहुत अच्छा माहौल रहा। खास बात ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौड़ी का जो जय कांडलिया महोत्सव है, इसको अगली बार से जो है सरकार के द्वारा किए जाने वाला अपना राजकीय महोत्सव के अवसर तर्ज पर इसको किया जाएगा। तो निश्चित रूप से पौड़ी के लिए एक अलग से नई मिसाल है। उत्तराखंड क्रांति दलों ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जनता के बीच संवाद बढ़ाने की रणनीति शुरू कर दी है। कोटद्वार में यूक्रेन की अनुशासन समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पार्टी लोगों को यह बताना है कि प्रयास कर रही है कि राज्य गठन के लिए 26 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया है और क्या खोया है। उन्होंने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, वह आज तक पूरी तरह साकार नहीं हो पाया है। यूक्रेन अब जनता के मुद्दे पर लेकर प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी लोकसभा सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा कल यानी 17 और 18 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेगी। यह जानकारी कांग्रेस की प्रदेश मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजीव महर्षि ने दी है। उन्होंने बताया कि कुमारी शैलजा अपने दौरे के दौरान जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों, विभागों और फ्रंट संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक से एक संवाद कार्यक्रम भी शामिल होंगे। कांग्रेस के अनुसार इस दौरे का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा, विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा पार्टी को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करना है। दिनेशपुर स्थित ड्रोना ग्रुप ऑफ कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आयोजित 20 दिवसीय कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम का समापन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संपर्क टोली के सदस्य रवि कुमार अय्यर ने स्वयंसेवकों के संबोधित किया है। इसी दौरान वक्ताओं ने संघों के शताब्दी वर्षों को राष्ट्र निर्माण और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का अवसर बताया है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता विकास वर्गों का उद्देश्य स्वयंसेवकों में संगठन, सेवा, अनुशासन और सामाजिक समरसता से भावना का मजबूत करना है। उनके लिए ये वर्ग है, इसका नाम संघ ने दिया है अपने जीवन में मुझे राष्ट्रीय और इसको कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम ऐसा कहते हैं। इसमें कार्यकर्ता समाज में जाकर किस प्रकार काम करना, किस प्रकार अपने संगठन का विस्तार करना, इसमें 2 श्रेणियां हैं, जागरण श्रेणी, संगठन श्रेणी।
दिनेशपुर में रुद्रपुर ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष सुदर्शन विश्वास के साथ कथित मारपीट और गाली गुलज के मामले सामने आया है। सुदर्शन विश्वास ने आरोप लगाया कि घर जाते समय कुछ लोगों ने उन्हें रोककर अभद्रता की और हमले करने का प्रयास किया है। घटना के विरोध में रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भाजपा कार्यकर्ता के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। घटना ये हुआ, मैं रुद्रपुर से आ रहा था प्रमुख जी की गाड़ी में। प्रमुख जी ने मुझे दिनेशपुर चौराहे, जो जाफरपुर चौराहे के रोड पे उस तरफ उतारा। मैं वहां से आया, मेरी गाड़ी थी जाफरपुर में। तो मैं जैसे गाड़ी में बैठ के बाहर निकले, एकदम मेरे सामने गाड़ी लगा दी। इसका गाड़ी लगाने के बाद 2-3 मिनट गाड़ी सामने से हटाया नहीं, तो मैंने खुद ही बैक करके मैंने साइड से निकाल के लेके आगे एक मनमोहन सिंह बादवा जी, उनका ट्रांसपोर्ट है, मैं वहां आके उनका फोन आया कि कोई कहाँ हो। मैंने बोला जाफरपुर। बोला आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गर्मी होती है। तो मैं वहां रुक गया। इतने पीछे से टुक टुक वाला आता कि भैया अभी जो गाड़ी आपके आगे लगी हुई थी, जैसे आपने गाड़ी आगे करी, वो एकदम दरवाजा खोल के बाहर आए, डंडे बंडे तलवारें निकाल ली कि आज घेरो घेरो भाग रहा है, इसे पकड़ो पकड़ो। आपने देखा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने कहा है। वो तो इतना बोला, देखो मैंने वीडियो भी बना लिया। उधम सिंह नगर के भाजपुर क्षेत्र के ग्राम बाहरीन हुलसंगज में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाका में सनसनी फैल गई है। सुबह ग्रामीण ने गांव के पास शव पड़ा देखा और उसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक की पहचान करने और मौत के कारणों को पता लगाने के प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। सूचना प्राप्त हुई थी चौकी में नियर अबाउट 7:15 बजे करीब, तो 10 बजे पुलिस टीम पहुंच गई थी यहाँ पे। और प्रथम दृष्टया भी हम सब लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, बॉडी को देखा, थोड़े बहुत उनके निशान इसमें। अफसर टीम को बुलाया गया है, जांच का विषय है। और बताते हैं कि रात में इनके और इनके मामा के लड़के और मामा के बीच में कुछ हाथापाई हुई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटाले ने बीजेपी के नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मौजूदा राजनीति से चुनाव तो जीती जा सकती है, लेकिन इसी से राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का फोकस प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर है, जबकि बीजेपी की अपनी जीत हुई सीटों के स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। बुटोले ने कहा है कि प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और चारधाम यात्रा जैसी व्यवस्थाओं की बचाने के लिए कांग्रेस की भूमिका जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपनी विधानसभा क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए देहरादून स्थित उत्तराखंड विकास परिषद में कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है। यहां से यात्रा मार्ग, मौसम, ट्रैफिक और यात्रा से जुड़ी शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के कर्मचारी 24 घंटे तैनाती और किसी भी आपात स्थिति में संबंधित विभागों के तुरंत अलर्ट किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि यात्री की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है। मानसून जो आने वाला है उसमें जो हमारी अभी चारधाम यात्रा चल रही इस वर्ष की, तो उसकी सुगम सुखद बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद देहरादून के कार्यालय में 24 घंटे का कॉल सेंटर रूम स्थापित किया गया है और इसमें 15 लोगों की नियुक्ति हमेशा की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको अपने पंजीकरण, हेली सेवाएं, रहने की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मिल सके, तो इसलिए इस सेंटर स्थापित किया गया है। और अभी तक वर्तमान तक लगभग 45,000 से अधिक कॉलें प्राप्त की जा चुकी है इस कॉल सेंटर के माध्यम से, और उनका सफल निस्तारण किया जाता है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं समय समय पर यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बरसात के मौसम के देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। भाजपा का दावा है कि सरकार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जाए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से पहले ही उस पर नियंत्रण करने की दृष्टि से हमारा एनडीआरएफ और स्टेट जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी सक्रिय रहता है, क्योंकि बरसात शुरू हो चुकी है। मौसम के बदलाव के साथ हमें और भी ज्यादा उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना है। तो चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पाल ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके लिए भोजन, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं को पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण और यात्रा प्रबंधन के बीच बेहतर संतुलन बनाने होगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा चारधाम यात्रा पर निर्भर हो जाता है, जबकि रोजगार के अन्य अवसर विकसित करने में सरकार विफल रही है। पार्टी ने यात्रा व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगी है। कितनी सारी सड़कों के नाम पे बता रहे हैं कि बहुत सारे रास्ते बना दिए गए हैं, विकास के नाम पर बहुत रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं क्या है, किस तरह से उनका खाने के लिए, पीने के लिए पानी, जो सड़क पे शौचालय होने चाहिए, और जो भी यहाँ पे आ रहा है हमें तो अतिथि देवो भव से ही चलना है। लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि आपने जो व्यवस्थाएं करी है, क्या पर्यावरण को देखकर बैलेंस करते हुए इसके बारे में सोचा है कि हम कैसे लोगों को कंट्रोल करके आगे भेजें, क्योंकि अब आने वाले समय में बरसात भी होने वाली है। तो विकासनगर में युवक की हत्या के मामले को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहारी ने घटना का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके भूल स्वरूप को बनाने रखने के लिए सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां अतिक्रमण और जनसंपर्कों की संतुलन को प्रभावित करने की प्रयास हुआ है, वहां सरकार ने कठोर कदम उठाया है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। परिहारी ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और इसी मामले में पुलिस प्रशासन तथा सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ले रही है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना गया है जहां त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के सहयोग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। सहकारिता विभागों और विश्वविद्यालयों के बीच हुए एमओयू के तहत सहकारिता क्षेत्र में नवाचार, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि पीएमयू सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी से फोकस जिला सहकारी बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप है और हम बहुत समय से इसके ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं और ये पहला राज्य है, पूरा देश में पहला राज्य है जहाँ की हम पीएमओ एस्टैब्लिश कर रहे हैं और हमारा दूसरे राज्यों के साथ भी बात चल रहे हैं, वहाँ भी होंगे। लेकिन ये जो है, ये राज्य का जो पीएमओ है, ये सबके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहेंगे। अपनी धार्मिक यात्रा के 7वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका पंडित गौरांगी गौरी हरिद्वार पहुंची है। उन्होंने सर्वेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करके भगवान शिव के रुद्राभिषेक किया और देश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। पंडित गौरांगी गौरी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान दान, पुण्य और सेवा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने युवाओं से माता पिता की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानने की अपील भी की है। बहुत ही खास है क्योंकि अभी अधिक मास का पावन पर्व चल रहा है। एक मास ये 3 सालों बाद आता है, तो 3 वर्ष बाद हमें ये अवसर मिलता है कि कहते हैं कि अधिक मास में एक माला भी अगर कर लिया जाए तो 1000 माले का फल मिलता है। तो इस अधिक मास के पावन अवसर पर अगर आपको किसी तीर्थ धाम में जाने का अवसर मिले और जहां हरिद्वार की जैसी पावन पवित्र भूमि है, उत्तराखंड की पावन पवित्र भूमि है। मानसून की शुरुआत के साथ डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून अलर्ट मोड पर है। नगर आयुक्त आलोक कुमार
पोड़े ने बताया कि शहर में फॉगिंग, एंटी लार्वा और नालियों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी संचालित किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपने घर और आसपास पानी जमा न होने देने तथा साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की है। इस समय निश्चित तौर पे मौसम काफ़ी प्रतिकूल है, धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो डेंगू के लिए भी सीज़न काफ़ी अनुकूल है। हम लोगों ने पहली बारिश के तुरंत बाद ही 10 बड़े-बड़े टैंकर जिनमें केमिकल मिले हुए हैं और ये नालियों में छिड़काव के लिए फॉगिंग हम लोग पर्याप्त मात्रा में करा रहे हैं और इसके लिए भी टीमें बना दी गई हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नालियों का भी सफाई अभियान चल रहा है और हम लोग जन जागरूकता से कल हमने SHG की भी मीटिंग ली, क्योंकि स्वच्छता जो विषय है हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उत्तराखंड में लागू हुए देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 को भाजपा ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। भाजपा विधायक महेश जीना ने कहा है कि इस कानून के तहत परिवार की वरिष्ठ 18 वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं को मुखिया का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है और राज्य में लाखों महिला आत्मनिर्भर बनी है। यह कानून महिलाओं को और अधिक सम्मान एवं अधिकार देने का कार्य भी करेगा। आप देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं लखपति में हमारी बहनें बन गई हैं और इस पर भी लगातार कार्य चल रहा है और आज बेधड़क महिलाएं उत्तराखंड में कहीं भी आ जा रही हैं और पूरी आज़ादी उनको है। और आपने देखा अभी पीछे सरकार ने तो महिला में रिजर्वेशन के लिए केंद्र में कानून भी पास करने का प्रयास किया था, लेकिन सहसपुर के बरागी बाले में युवक विनोद कुमार की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। घटना को लेकर विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा किसी भी दोषी की बख्शा भी नहीं जाएगा। उन पाठकों ने कहा है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखा है। देखिए, जहां तक रही बात कानून व्यवस्था की, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तभी 4 अपराधियों को उसमें से गिरफ्तार किया गया है और 12 लोगों का नामजद किया गया है, जिनकी तलाश अभी लगातार जारी है। अगर कानून किसी भी प्रकार से कोई हीला हवाली दिया होता तो किसी भी कीमत पे आरोपी भाग चुके होते, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया होता। और धाकड़ धामी जी जिस प्रकार से धरातल पर आरोपियों को सख्त चेतावनी समय समय पर देते चले आ रहे हैं कि कोई भी अपराधी उत्तराखंड में अपराध करने के बाद शांति से नहीं रह सकता है, उसमें लगातार कार्य जारी है। जिस प्रकार से भीड़ ने उनका घर जलाया, उसके बाद उन पर बुलडोजर भी चला है, वो ये साफ तौर पर साबित करता है कि किसी भी कीमत पर उत्तराखंड देवभूमि में कोई भी अराजकता वाला कार्य करके यहाँ पर शांतिपूर्वक नहीं रह सकता और इसमें किसी भी प्रकार की कौतूहल नहीं बरती जाए। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कार्य तेजी से जारी है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जगदंडे ने बताया कि 8 जून से शुरू हुए घर घर सर्वे अभियान में अब तक करीब 23 लाख मतदाताओं यानी लगभग 30% गणना प्रपत्रता को संकलन किया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि 7 जुलाई तक 100% लक्ष्य हासिल करी सभी प्रपत्रों को डिजिटलाइजेशन BAO ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अभियान में 11,733 BLO वॉलंटियर्स और सॉफ्टवेयर अधिकारियों की तैनाती की गई है।
बीएलओज़ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आज तक का जो रिपोर्ट हमको प्राप्त है उसके अनुसार अभी 30% मतदाताओं को, लगभग 23 लाख मतदाताओं को जो है उत्तराखंड राज्य में एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 6-7 दिनों में 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। उसके पश्चात फॉर्म को वापस कलेक्ट करने की कार्रवाई किया जाएगा और फॉर्म के विवरण के अनुसार डिजिटाइज करने की कार्रवाई 7 जुलाई तक संपन्न की जाएगी। बीएलओज़ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आज तक का जो रिपोर्ट हमको प्राप्त है उसके अनुसार अभी 30% मतदाताओं को, लगभग 23 लाख मतदाताओं को जो है उत्तराखंड राज्य में एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 6-7 दिनों में 100% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कार्रवाई संपन्न हो जाएगी। उसके पश्चात फॉर्म को वापस कलेक्ट करने की कार्रवाई किया जाएगा और फॉर्म के विवरण के अनुसार डिजिटाइज करने की कार्रवाई 7 राजधानी देहरादून में गर्मी और वीकेंड की छुट्टियों के बीच गढ़ी फैक क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गेचू पानी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे पर्यटक यहां की प्राकृतिक गुफाओं और ठंडे पानी का आनंद ले रहा है। वीकेंड पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी है। वहीं पर्यटकों की आमद बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की कारोबार में अच्छी रौनक देखने को मिला रहा है। अब जब आया हूँ तो सच में अच्छा लगता है। फैमिली को लेके आया साथ में, पहले अकेले आया था, दोस्तों के साथ, अब फैमिली के साथ आया हूँ। मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है, अभी नेचर अच्छा है, बहुत ही अच्छा, मतलब नेचर वाइब्स है, देखने के लिए बहुत कुछ है देहरादून में। रोबर्ट्स के भी काफी अच्छी है, ज़ारों को विजिट करना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह। प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है, सारे बढ़िया सड़कें बनी हुई है, ठीक है, सिग्नल बढ़िया बने हुए हैं, सब कुछ बढ़िया है, पार्किंग की व्यवस्था पूरी है, सारा कुछ प्रशासन की व्यवस्था भी पूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही अच्छे व्यूज है, बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे जो पब्लिक है जो बहुत गंद, स्वच्छता का ध्यान रखें प्लीज। यहाँ पे इंजॉय करें, यहाँ पे जो भी है अपना इंजॉय फैमिली के साथ मस्ती करें, जो भी व्यूज है बहुत अच्छा लगा। मतलब जब आया था तो वीडियोस वगैरह देखी थी। देहरादून के पेट्रोल नगर क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड का पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। एसएसपी देहरादून प्रेमानंद ढोबाला ने बताया कि मृतक के छोटे भाई ने ही पारिवारिक विवाद और पुरानी साजिश के चलते हुए अपने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या की है। घटना के बाद आरोपी ने अज्ञात हमलावर की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की सघन जांच और पूछताछ में उसने अपनी अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके हत्या में प्रयुक्त 32 बोर की देशी पिस्टल भी बरामद की है। मौके का गवाह भी था, उसका नाम साहिद। उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में घुस के उसके भाई की हत्या की गई है और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। इस बात को लेके कुछ लोगों द्वारा क्राइम सीन से जो डेड बॉडी है वो हटा के सड़क पर भी रख दी गई थी, जिससे काफी लोगों को असुविधा भी हुई थी। मौके पर हम सभी लोग गए थे। प्रथम दृष्टया जब मौका मुआयना और एफएसएल ने जब पूरा जांच पड़ताल की तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि घटना किसी घर के अंदर ही किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जो भी वहाँ के परिस्थिति जन साक्ष्य थे वो इसी ओर इशारा कर रहे थे। क्योंकि पूरे घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, इसलिए पुलिस के द्वारा छोटे भाई से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अंततः ये बताया गया कि वह हत्या उसी के द्वारा की गई। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।